क्वेश्चन नंबर 23। शुगर केन का जूस है ये। हाँ, क्वेश्चन में ना तो शुगर केन दिखाई देगा और ना जूस दिखाई देगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये इसी कहानी का पार्ट है। आई फ्लाई में इसी तरीके से हम समझते हैं कि कैसे जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स हमारी डेली लाइफ से एसोसिएटेड है। अक्सर जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जो पढ़ाई वाली बातें हैं ये केवल किताबों तक सीमित है। जैसे अगर कभी मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करता हूँ या मैं टीसी की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में केवल किताब के डायग्राम आते हैं, मुझे अपनी जिंदगी में से कोई बात समझ नहीं आती। जबकि रियलिटी ये है कि वो सारी की सारी पाथवे मेरे शरीर में इस टाइम भी चल रही हैं और हमेशा चलती हैं, और इसी की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हो। इस बोलने और सुनने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये कार्बन मेटाबॉलिज्म की साइकिल्स, लिपिड मेटाबॉलिज्म की साइकिल ही कर रही है हमारी सेल्स के अंदर। और ये रिलेशन जब हम समझना शुरू कर देते हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या वो एग्जाम एग्जाम है। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि आलू का पकोड़ा बनाओगे या आलू की रोटी, आलू की रोटी का मतलब बिना गेहूं के आटे के, तो क्या ये क्वेश्चन तुम्हें किसी किताब में जाके ढूंढना होगा? इस क्वेश्चन को तुम आसानी से जानते हो। जो जो चीजें तुम्हारी लाइफ में अवेलेबल हैं और आसपास हैं उनके बारे में तुम बहुत आराम से बात कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ रिवीजन नहीं करना पड़ता कि रोटी खाने के लिए तरीका क्या था, चावल खाने के लिए क्या तरीका था। इसके लिए कोई रिवीजन नहीं चाहिए मुझे। ये मेरे डेली लाइफ का पार्ट है और ये मेरा माइंड सेटअप है कि ये डेली लाइफ मतलब अंडरस्टैंडेबल। आई फ्लाई में हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे में यही समझते हैं कि कैसे हम लोग अपनी पढ़ाई को भी अपनी डेली लाइफ के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, और तब ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस ना हो। अगर ग्लाइकोलिसिस आलू है या फिर गन्ने का जूस की कहानी है तो फिर वो मेरे लिए काफ़ी आसान है और मैं उसको आराम से याद भी रख सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। क्वेश्चन है कि अगर हम लोग एटीपी और सिट्रेट के लेवल को एरिथ्रोसाइट के अंदर बढ़ा दें एकदम से तो ग्लाइकोलिसिस पे क्या होने वाला है। देखो, यहां मैं इतना समझा दूं कि एक तो इस क्वेश्चन का हम सीधा सीधा सॉल्यूशन देंगे बिना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल किए, और एक हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम भी करेंगे, जिससे कि कई स्टूडेंट जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो कंफ्यूज भी आते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब करने से पहले क्यों ना एक छोटा सा ट्यूटोरियल ले लें। ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरुवेट को बनना होता है, और इस पूरे स्टेप के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिनका रेगुलेशन है। ये एंजाइम कब काम करेंगे और कब काम नहीं करेंगे ये डिपेंड करेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जैसे कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है, और ये एंजाइम को अगर सिट्रेट दिया जाए या एटीपी दिया जाए तो ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है। यानी कि अगर एटीपी और सिट्रेट की मात्रा अच्छी खासी है तो ये प्रोसेस मेरी ब्लॉक हो गई। सिमिलरली एटीपी पायरुवेट काइनेज को भी ब्लॉक कर सकता है, और एलेनिन। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। कभी सोचा इस बारे में कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एलेनिन क्या कर रहा है? हम बात कर रहे थे ग्लूकोज की। भला ग्लूकोज को पायरुवेट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पाथवे पे एलेनिन क्या काम करेगा? तो आप अगर एलेनिन के डायग्राम आप याद रखते हो अमीनो एसिड का, तो आप जानते होगे कि एलेनिन में NH2, CH, COOH और CH3 है। ये एलेनिन का डायग्राम है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेटिव डिएमिनेशन कर दूं, मतलब इस ग्रुप को हटा करके यहां डबल बॉन्ड O लगा दूं, ये मेरा पायरुविक एसिड है। इस तरह की बहुत सारी बातें बायोकेमिस्ट्री में कॉमनली देखने को मिलती है, और तब समझ में आता है कि बायोमोलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए, हर बार का एक ट्रेंड है कि एग्जाम के अंदर इनहिबिशन की बात होती है, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पिक किया हुआ है कि किस पाथवे में किस इनहिबिशन की जानकारी हमें लेनी है। ग्लाइकोलिसिस में भी हम लोग इस टाइप याद नहीं करते, हम केवल वही याद करते हैं जो एग्जाम में आना चाहिए या आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। और इसीलिए आई फ्लाई की आई क्लासेस एक्चुअली में स्मार्ट क्लासेस है। क्या अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है कि एटीपी के लेवल और अगर सिट्रेट के लेवल में आगे बढ़ा दूं, हाई कर दूं, तो क्या होने वाला है? बट वैसे कि मेरी ग्लाइकोलिसिस पाथवे इनहिबिट होने वाली है। याद रखिएगा, आमतौर पर ऐसा भी होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस के लिए इनहिबिटरी होते हैं उन्हीं में से कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि उल्टी प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, और पायरुवेट से वापस ग्लूकोज बनने को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो मॉलिक्यूल इनहिबिटर हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल एक्टिवेटर हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम रेसिप्रोकल रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की एक खास बात है, जैसे ये लकड़ी तो आपने जलती हुई देखी होंगी, ये जो लपटें निकल रही हैं ये हीट है, और ये हीट वो एनर्जी है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में होती है। याद रखिएगा, लकड़ी सेलुलोज है, सेलुलोज बना हुआ है ग्लूकोज से। हालांकि ग्लूकोज डिफरेंट टाइप का है, लेकिन ऐसे ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और उसके साथ मुझे मिलती है एनर्जी। और वो एनर्जी कितनी है ये देख लो, ये लपटे। तो अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मैं एक साथ बर्न करूं,
जैसे कि हम लकड़ी के काम में करते हैं, तो ये जो लपटें निकल रही हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, सिंगल स्टेप कंबशन में निकल रही होती हैं। जब आप आई फ्लाई क्लासेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हो तो आप इस रेलिवेंस को समझते हो कि क्यों मल्टीपल स्टेप्स चाहिए, क्यों एंजाइम का रेगुलेशन चाहिए, क्यों ग्लाइकोलिसिस है, क्यों टीसी है। और तब आप इन लकड़ी की आग को कोरिलेट करना शुरू करते हो उस मेटाबॉलिक एनर्जी के साथ जो आपके शरीर के अंदर बन रही है। एक सिंपल तरीके से हम सीख लेते हैं कि ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकाली जाती है कि मेरा शरीर जल ना जाए। देखिए, याद रखिएगा कि 1 चम्मच ग्लूकोज को अगर मैं सडनली जला दूं 1 स्टेप कंबशन रिएक्शन में, तो जो उससे हीट निकलने वाली है वो मेरे टिश्यू को आग लगा देगी। अगर मैं अपने हाथ के ऊपर ग्लूकोज को 1 चम्मच पाउडर रख करके और उसको कहूँ कि बर्न हो जा सिंगल स्टेप में, तो जो मेरा हाथ का स्किन है वो बहुत बुरी तरीके से जल जाएगा। लेकिन जब यही 1 चम्मच ग्लूकोज मैं खाता हूँ, तो याद है, जान में जान डाल दे पीते ही, तब मेरे शरीर में आग नहीं लगती, लेकिन उसी से निकली हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके मेरा मेटाबॉलिज्म काम करता है। सेल के अंदर ग्लूकोज का मोलिक्यूल ग्लूट नाम के ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आता है, और अंदर आने के बाद जो पहली पाथवे वो करता है वो है ग्लाइकोलिसिस। अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलिसिस से हमें करीब 2 एटीपी मिल जाते हैं और 5 एटीपी के लायक इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं एनएडीएच के रूप में। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है और यहाँ भी मुझे एटीपी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और फिर बचे हुए एसिटाइल कोएंजाइम ए में से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कहानी लिबरेट होती है, और इसमें से सबके सब इलेक्ट्रॉन निकाल करके माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन एटीपी जनरेट करता है। हम लोग कहते हैं कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बर्न करने पर हमें 30 या 32 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी इकट्ठे एक बार में नहीं मिलती। थोड़ी सी एनर्जी यहाँ निकाल ली हमने, थोड़ी सी एनर्जी हमने यहाँ निकाल ली, और फिर हमने एनर्जी बाकी बची कुछ जो है टीसी में निकाल ली। तो इस तरीके से मल्टीपल लेवल पर हम धीरे धीरे करके एनर्जी निकालते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपको चाय बनानी है और आपके पास गैस का सिलेंडर है, तो गैस के सिलेंडर को आप नॉब खोल लीजिए, सारी गैस को अपने रूम में भर लीजिए और फिर आप तिल्ली सुलगाइए कि आपकी चाय बन जाए। तो क्या चाय बनेगी? नहीं, सारी गैस एक धमाके के साथ फट जाएगी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, घर की धज्जियां उड़ जाने वाली हैं, बहुत कुछ ड्रामा होने वाला है, लेकिन चाय नहीं बनने वाली इतनी एनर्जी खर्च करने के बावजूद भी, क्योंकि आपने वो एनर्जी एक झटके में लिबरेट कर दी। लेकिन उसी सिलेंडर को जब हम लोग अपने चूल्हे के साथ जोड़ करके हर रोज सिलेंडर के नॉब को ऑन ऑफ करते हैं, थोड़ी थोड़ी गैस निकालते हैं, तो थोड़ी थोड़ी गैस से हम यूजेबल फॉर्म में एनर्जी को ले लेते हैं और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। वही जो एक धमाके में एनर्जी निकली थी, अब उस एनर्जी को हम स्लोली रिलीज कर रहे हैं अगले 1 महीने तक, और वो एक सिलेंडर 1 महीने तक मेरी चाय बनाएगा। डिपेंड कि मैं चाय कितनी बना रहा हूँ, उस पर भी फर्क पड़ता है। तो सेम ऐसे ही मेरी जो ग्लाइकोलिसिस और कहानी है टीसीए की, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को टुकड़े टुकड़े में एनर्जी निकालती रहती है। तो ग्लूकोज से एनर्जी निकालना हमारी बॉडी के अंदर एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे एनर्जी निकालनी पड़ती है, वरना जो उससे एक साथ मिलने वाली एनर्जी है वो मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। क्या अब रेलिवेंस समझ में आया इस इमेज का कि ये गन्ने का जूस क्यों है? याद है, गन्ने का जब हम जूस पीने जाते हैं तो वहाँ जो गन्ने वाला होता है वो उस गन्ने को पहली बार इस मशीन में डालता है, खूब सारा जूस निकल के आता है, छोड़ता नहीं है उस गन्ने को, वो उस गन्ने को मोड़ तोड़ के फिर डालता, फिर और जूस निकाल लेता है, फिर भी नहीं छोड़ता। 3-4 बार उसमें से जब तक पूरा जूस ना निकल जाए वो कोशिश करता रहता है उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप एक्सट्रैक्ट करने की। हमारा मेटाबॉलिज्म भी तो ऐसे ही काम कर रहा है। हमारे मेटाबॉलिज्म में जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास आया, उस मॉलिक्यूल को हम लोग एंजाइम्स वाली पाथवेज में पीसते जा रहे हैं ताकि उससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकें। बस कहानी थोड़ा सा फर्क ये है कि गन्ने के जूस में जो सबसे पहली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है, जबकि ग्लाइकोलिसिस वाली कहानी, जो ग्लूकोज वाली कहानी है, इसका जो लास्ट स्टेप है टीसीए, वो है जहां खूब सारी एनर्जी बाहर निकल के आती है। ग्लाइकोलिसिस में कम एनर्जी मिलती है। 32 एटीपी में से केवल 2 एटीपी हैं जो ग्लाइकोलिसिस में मिलेंगे, बाकी बचे हुए 30 एटीपी जो हैं वो मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हैं उसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। अब जो मैं बात कर रहा था पोस्टमार्टम की, इस क्वेश्चन में इन्होंने जो भी कहानी दी है वो इरेथ्रोसाइट के लिए दी है। इरेथ्रोसाइट और नॉर्मल सेल्स में एक फ़र्क है। याद है, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इरेथ्रोसाइट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इरेथ्रोसाइट जब मैच्योर हो रही होती हैं, ये बोन मैरो के अंदर होता है सारा काम, तो तब तक तो उनमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन इरेथ्रोसाइट जब मैच्योर हो चुकी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं होता। केवल ये एक खाली पैकेट है, मेम्ब्रेन का पैकेट, जिसमें ठोक ठोक करके एंजाइम्स भरे हुए हैं ग्लाइकोलिसिस के, और इसमें मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं हीमोग्लोबिन। इस पैकेट का केवल एक पर्पस है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, और इस सेल को अपनी मेंटेनेंस करने के लिए, उन प्रोटीन्स को बनाए रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए केवल ग्लाइकोलिसिस का ही सहारा है। आरबीसी के अंदर केवल ग्लूकोज टू पायरुवेट तक की स्टोरी है। कई बार ये जानकारी हमें क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूज भी कर देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट,
क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, ये सेल डिवाइड नहीं कर सकती, इसके अंदर डीएनए नहीं होता, ना ट्रांसक्रिप्शन, ना रेप्लिकेशन और ना सेल डिवीजन, जस्ट एक खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पैकेट। बचपन में कभी यह सवाल हम लोगों ने किया था खेल के रूप में, मुर्गी पहले आई या अंडा। इंडिड जैसे ही हमने बात करनी शुरू की थी तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट तो जाग गया था। बट क्या क्वेश्चन केवल यही है? क्वेश्चन ये भी तो है कि इस छोटे से एग से ह्यूमन बीइंग पूरा डेवलप कैसे होता है, और कैसे इस गोल शेप से ह्यूमन की शेप आती है। और ये बात केवल क्या यही तक सीमित है? तमाम तरह की बर्ड्स, उनके एग्स और बाकी जितने भी हम लोग एनिमल्स देखते हैं, क्या हर एक के साथ कोई एग की स्टोरी नहीं है, उसके डेवलपमेंट की स्टोरी नहीं है? यही कुछ क्वेश्चंस के जवाब हमें 39 में मिलते हैं। और इंडेड ये वो थीम भी है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आसान बनता है। क्यों ये टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है भला? ये टॉपिक तो हमें जानकारी दे रहा है हमें प्रकृति के बारे में, कि प्रकृति में कैसे कैसे एग्स अवेलेबल हैं, कैसे एनिमल्स डेवलप होते हैं। और इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है ये। कई एग तो ऐसे देखने में खूबसूरत लगते हैं कि ये सोचने में हम मजबूर हो जाते हैं कि कैसे प्रकृति में ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है। इतनी खूबसूरती बनाई कैसे भगवान ने या नेचर ने, जो भी कहना चाहे। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्लीवेज पैटर्न्स। क्वेश्चन इज वेरी बेसिक एंड सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। आपके पास 4 स्पेसीज गिवन है, इनको इनके क्लीवेज पैटर्न के अकॉर्डिंग मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए क्लीवेज होती क्या है। क्लीवेज इज नथिंग, बस एक सेल जब डिवाइड करती है 2 पार्ट में, दिस इज क्लीवेज। इसके थ्रू, क्लीवेज के थ्रू पार्टीशन होता है, उसको आप क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, क्लीवेज में अच्छा होता क्या है कि एक सेल डिवाइड होती है 2 पार्ट में, 2 सेल्स बनी, 2 सेल से अब ये 2 सेल्स अपनी एक सेल और बनाएंगी, तो नेक्स्ट स्टेज वुड बी 4 सेल स्टेज, उसके बाद वही 8 सेल स्टेज। ठीक है, नाउ बात करते हैं क्लीवेज आपका डिसाइड किस किस फैक्टर के बेसिस पे करते हैं कि कौन सा टाइप की क्लीवेज होगी। इट डिपेंड्स ऑन योर योग कंटेंट एंड वेदर द क्लीवेज इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। योग के बेसिस पे क्या होता है, कुछ स्पेसीज के अंदर आपका योग अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है, और कुछ में योग कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कुछ में मॉडरेटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं कि सी अर्चिन से स्टार्ट करते हैं। सी अर्चिन में क्या है कि सेल के अंदर योग कंटेंट इज वेरी लो बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसके केस में जब सेल डिवाइड करेंगे तो यूनिफॉर्म कंप्लीटली एक सेल ने डिवाइड किया 2 पार्ट में और उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही सेल आगे फर्दर कंप्लीट क्लीवेज दिखाएंगे 4 सेल्स में एंड 8 सेल्स में, और एंड में यहाँ पर इक्वल साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स आपको मिलेंगे। क्योंकि योग कंटेंट सेम है इसलिए आपके जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो इक्वल साइज के मिलते हैं। दूसरा कंप्लीट क्लीवेज का एग्जांपल आपका आता है फ्रॉग। ओके, कंप्लीट क्लीवेज को आप होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी बोलते हैं और इनकम्प्लीट को हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। फ्रॉग के केस में क्या है, दिस इज कंप्लीट क्लीवेज, दैट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इस केस में सेल के पास में नीचे के साइड वेजिटल पोल बनते हैं, जिस साइड योग होता है उस साइड को हम वेजिटल पोल बोलते हैं, और अपोजिट साइड आपका एनिमल पोल बनता है। ठीक है, ये आगे फर्दर भी हमारा हेल्प करता है एक्सेस जो पैटर्न फॉर्मेशन एंड पोलैरिटी डिसाइड करने में ये हेल्प करेगा। ओके, यहाँ बात करते हैं योग का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मॉडरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे वाले साइड वेजिटल साइड पर होता है। ठीक है, सेल डिवाइड करिए 2 पार्ट में, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस साइड पर आपका योग प्रेजेंट है वो वाली साइड ज्यादा बड़ी होंगी कंपेयर टू एनिमल सेल्स, एनिमल पोल सेल्स। ठीक है, देन थर्ड इज योर चेक। ओके, पोलैरिटी के बेसिस पे हमने बात कर ली, वेजिटल पोल और एनिमल पोल बनते हैं, क्रेसेंट सेंटर बनता है, और ये फर्दर डिवाइड करके क्लीवेज शो करता है। दूसरा हमारा अमाउंट ऑफ योग के ऊपर, इस बेसिस पे हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आइसोलेसिथल, मीसोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। आइसोलेसिथल में जैसे कि आपका सी स्टार एग्जांपल है जो हमने अभी सी अर्चिन की बात की थी, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट। दूसरा आपका आता है मीसोलेसिथल, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है, वेजिटल पोल पर प्रेजेंट होता है, एनिमल साइड पर नहीं होता, एनिमल पोल साइड पर नहीं होता। ठीक है, एंड थर्ड इज नेक्स्ट वन इज योर सेंट्रोलेसिथल। इन दिस केस जो योग होता है वो सेंटर में होता है और इसके नियर बाय एरियाज में अब जो सेल डिवाइड होती हैं वो होती हैं। ठीक है, सेंट्रोलेसिथल में अभी चलो आगे देखते हैं, आगे मिलेगा। सो एनिमल्स के अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज, देन बात करते हैं ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला के अंदर सेंट्रोलेसिथल होता है, सेंट्रोलेसिथल एज इन योग इज प्रेजेंट इन द सेंटर, और क्लीवेज कौन सी होती है, सुपरफिशियल क्लीवेज। इस केस में क्या होता है कि सेल्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो डिवीजन होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन वो ज्यादा होती रहती है
बट जो क्लीवेज होती है वो एंड में एक साथ होती है और लेयर बनाते हैं ऊपर की तरफ, सुपरफिशियली एक लेयर बनती है, जिसको सुपरफिशियल क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके ओरिएंटेशन के बेसिस पर। एज यू कैन सी हियर, सी अर्चिन, अर्थवॉर्म, सी स्क्विड, माउस, फ्रॉग, स्क्विड, फिश एंड इंसेक्ट, इन सब के अंदर ओरिएंटेशन के बेसिस पर भी हमने इनको डिवाइड किया है। एज सुपरफिशियल क्लीवेज अभी जस्ट हमने इसकी बात ड्रोसोफिला की ही थी। डिस्कॉइडल क्लीवेज हमारी होती है आपकी फिश, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर। डिस्कॉइडल में क्या होता है, ये डिस्क शेप देते हैं नीचे वेजिटल पोल के ऊपर। एनिमल पोल्स जो आती हैं वो एज ए डिस्क की तरह शो करती हैं और एक स्मॉल एनिमल पोल और लार्ज वेजिटल पोल्स दिखाती हैं। सो डिस्कॉइडल क्लीवेज होता है। फ्रॉग के केस में क्या होता है कि अनइक्वल क्लीवेज है, यस, होलोब्लास्टिक है लेकिन अनइक्वल क्लीवेज है। और इक्वल क्लीवेज के केस में हमारे पास एग्जाम्पल्स थे सी अर्चिन, अर्थवॉर्म, माउस, ह्यूमन, निमेटोड एंड सी स्क्विड। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए, स्पाइरल, रेडियल, ये सब अभी हमें इंक्लूड करना है। इस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियल के बारे में। एक सेल जब डिवाइड की, इसने नेक्स्ट और एक ये रेडियल के फॉर्म में आया। ठीक है, दूसरे केस में क्या था, स्पाइरल। स्पाइरल में जैसे आपको याद रखना, स्नेल से स्पाइरल होता क्या है, एक सेल ने जस्ट पहले इन दोनों के बीच में क्लीवेज हुआ, एक सेल, दो सेल बनी थी, दो सेल में ऐसे क्लीवेज हो रहा है एंड देन स्पाइरली अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ये एज यू कैन सी हियर, टॉप व्यू से अगर देखो तो इसे स्पाइरल की तरह नजर आता है। ठीक है, थर्ड इज योर अनइक्वल बायलेटरल क्लीवेज। बायलेटरल क्लीवेज में क्या हो गया कि ये टॉप एंड बॉटम ना होकर एडजेसेंट में सेल्स डिवाइड हुए हैं। ठीक है, उस बेसिस पर ये बायलेटरल। और इसके एग्जांपल्स आपके आते हैं ट्यूनिकेट्स एंड एस्किडिया सियोने। ठीक है, देन आपके आते हैं नेक्स्ट पार्शियल क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर सुपरफिशियल क्लीवेज, ये तो सबसे इजी है, सब समझ में आने वाला। इसके अलावा आपके पास दो और होते हैं, डिस्कॉइडल एंड मॉडरेटली डिस्कॉइडल। मॉडरेटली डिस्कॉइडल में आपका एग्जाम्पल है फिशेस का, और रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आपके होते हैं डिस्कॉइडल के अंदर। डिस्कॉइडल में क्या, डिस्क शेप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नीचे वेजिटल पोल के ऊपर एनिमल पोल्स की जो सेल्स होती हैं वो ऐसा लगता है नीचे डिस्क पर वो होती हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे आप याद रखना। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्लेटफॉर्म अभी जस्ट हमने पढ़ा था, देखते हैं। इजी से शुरू करते हैं। सबसे इजी आपको जो याद रहेगा, कौन सा याद रहेगा, इंसेक्ट, बिकॉज ड्रोसोफिला में आपने क्या देखा था, सबसे अलग और याद रखने वाला है सुपरफिशियल क्लीवेज होती है। तो डी का सेकंड किस किस में आता है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ ये हम एलिमिनेट कर देंगे। ओके, सो हमारे पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अब डी के सेकंड के बाद हम चलो थर्ड सी पर आते हैं। बर्ड्स के केस में अभी हमने पढ़ा था कौन सी क्लीवेज होती है, होलोब्लास्टिक या मीरोब्लास्टिक। बर्ड्स में क्या था, चिकन याद था। चिकन क्या है, मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, राइट। अब नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें, डिस्कॉइडल या सुपरफिशियल, डिस्प्लेस्ड रेडियल या स्पाइरल। ओके, बर्ड्स के केस में देखते हैं, दिस वाज डिस्कॉइडल, सो आंसर सी का 1, डी का 2, यहाँ पर किसका डी का 2, सी का 1 और यहाँ पे सी का 4, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आंसर आपका क्या हुआ, फर्स्ट। ओके, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ को, मे बी उन्होंने गलत दे दिया हो। फ्रॉग के केस में क्या हमने थर्ड देखा, यहाँ पर थर्ड क्या है, होलोब्लास्टिक एंड डिस्प्लेस्ड रेडियल। यस, यही होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज फ्रॉग के केस में थी एंड प्लेटफॉर्म होलोब्लास्टिक स्पाइरल। iFly क्लासेस ना सिर्फ पढ़ने के लिए हैं बल्कि पढ़ाई को जिंदगी से जोड़ने के लिए हैं और आपको ये समझाने के लिए हैं कि ये चीजें कहीं आपकी किताबों की नहीं है, ये बातें हैं वो जो किताबों में लिखी गई हैं लेकिन दुनिया को समझ करके। और जब हम दुनिया के बारे में बातें करते हैं तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाते हैं। जब मेरे सामने इमेज है, मुझे पता है कि मैं बात कर रहा हूं अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, वहां मौजूद एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो क्वेश्चनों के आंसर अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। जब तक हम पढ़ाई को किताबों के साथ बांध करके रखते हैं तो पढ़ाई की खूबसूरती हमें देखने को नहीं मिलती। iFly की क्लासेस हम लोग स्काइप और व्हाट्सएप पे करते हैं, बहुत अफोर्डेबल क्लासेस हैं, सप्ताह में कुछ दिन होती हैं। ये क्लासेस हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे 9013902981 पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग गाइड करेंगे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। अगर ये वीडियोस और सॉल्यूशंस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें यूट्यूब पर लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बड़ी सी घंटी के साथ। ये वीडियोस और सॉल्यूशंस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक
और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें शेयर करना चाहें। आई फ्लाई का साथ मतलब हम सबका विकास। थैंक यू।